पश्चिम बंगाल चुनाव पर देसी बमों पर दिखाए न्यूज 18 के शो ऑपरेशन ब्लास्ट का बड़ा असर हुआ है। चुनाव आयोग ने न्यूज 18 के स्टिंग का संज्ञान लेते हुए इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। न्यूज 18 इंडिया हमारे चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। उसमें बंगाल में बम बनाने का कारोबार अभी भी जारी है। हिंसा तो होती है और वो ठेका देते हैं वही लोग, राजनीतिक दलों से जुड़े लोग। तो ये स्टिंग ऑपरेशन है, इस पे क्या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? मुझे पता लगा है कि वहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस ने कोई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करके इसकी जांच कर रहे हैं। इस मामले में मुझे नहीं पता वो आपके स्टिंग की जांच कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। ये दिखाया गया कि बम बनाया जा रहा है। मैं जो हमारे ये आपने बहुत अभी दोपहर को आपने ये बात लिख के भेजी, शिफाली जी से बात की, मैंने सुदीप जी को कहा है कि इसमें और गहनता से जाके चेक करें। कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू का वक्त 2 घंटे और बढ़ा दिया गया। न्यूज 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि इस ऐलान के बाद अब उन 9 जिलों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बजाय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जिन जिलों में नाइट कर्फ्यू का वक्त बढ़ाया गया उनमें लुधियाना, जालंधर, पटियाला और कपूरथला का नाम है। इनके अलावा इस लिस्ट में मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर और रोपड़ भी शामिल है। यह फैसला उन 9 जिलों में रोजाना 100 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आने के बाद लिया गया। यही नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आने वाले कुछ दिनों में कई और कड़े प्रतिबंध लगाने की भी चेतावनी दी है। न्यूज 18 से खास बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने पश्चिम बंगाल में पुलिस अधिकारियों के तबादले को सही बताया। बंगाल में डीजीपी समेत पुलिस अधिकारियों के तबादले पर टीएमसी ने सवाल उठाए थे। बहुत अधिकारियों का तबादला किया है। डीजीपी का कोई पहली बार तबादला नहीं हुआ, पहले भी चुनाव में होते रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत सवाल उठे बंगाल को लेकर। दूसरा बंगाल से जुड़ा सवाल है कि तमिलनाडु में भी अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। तो इस बार अधिकारियों का ट्रांसफर कोई अनएक्सपेक्टेड तरीके से है या नॉर्मल है? ये एक लिस्ट है जी, जो लोकसभा चुनाव में जिस स्टेट का आपने नाम लिया उसी में किए गए थे। 2 IAS अधिकारी थे, 6 IPS अधिकारी थे, इंक्लूडिंग 5 पुलिस कमिश्नर्स और 10-15 और अधिकारी थे। तो 2 वहाँ पे 2 ऑब्जर्वर्स बैठे हैं, स्पेशल ऑब्जर्वर पुलिस एंड स्पेशल ऑब्जर्वर जनरल। बहुत ही वरिष्ठ और बड़े क्या कह सकते हैं, योग्य अधिकारी हैं। वो लोग बहुत डिटेल में रिपोर्ट्स भेजते हैं। वो रिपोर्ट्स किसी व्यक्तिगत अधिकारी के प्रति हम टीवी में डिस्कस करें, ये प्रॉपर्टी भी नहीं है और सही भी नहीं है, क्योंकि हम तो ड्यूरिंग MCC ये स्टेप्स लेते हैं और कोई अधिकारी की इससे हम छवि नहीं मीडिया के सामने बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन जब स्टेप्स लेने होते हैं तो लेते हैं, लेने भी चाहिए और लेते भी रहेंगे। कोरोना के मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ने के बावजूद दिल्ली में बसों में सफर करने वाले लोग इसकी अनदेखी करते दिखाई दिए। देश के दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी ये महामारी एक बार फिर पैर पसार रही है, लेकिन बसों से सफर करने वाले लोग कोरोना नियमों से बेपरवाह दिखे। राजधानी में चलने वाली कई बसों में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सीमापुरी इलाके से सामने आई तस्वीरों में कई लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए। हालांकि सरकार ने बसों में सफर करने वालों की संख्या तय कर रखी है, लेकिन इस नियम को भी ताक पर रख दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का जो दावा रहता है वो कहीं देखने को नहीं मिल रही है। इसी तरीके से हर रोज यहाँ पर लोग भर कर जाते हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने एक बार फिर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। लोगों को सतर्क रहने के लिए भी हम कह रहे हैं कि लोग सतर्क रहें, मास्क का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। कोरोना नियमों को सिर्फ दिल्ली के लोग ही नहीं भूले, बल्कि लखनऊ से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां भी बसों के इंतजार में बैठे लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। लोगों के साथ बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों ने भी मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो देखिए मास्क नहीं लगाए हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए योगी सरकार ने बस अड्डों समेत सभी रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर सख्ती बढ़ा दी। झारखंड के गोड्डा से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें
कई कच्चे मकान भीषण आग की लपटों से घिरे दिखाई दिए। बताया गया कि वहां ये आग एक घर में खाना बनाने के दौरान लगी थी, जिसने चंद मिनटों में इतना भयंकर रूप ले लिया कि उसकी चपेट में पास के दूसरे कई मकान भी आ गए। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हादसे वाली जगह पर कई मकान आग की भीषण लपटों में धधकते दिखाई दिए। आग के विकराल रूप के आगे लोगों की एक न चली। वो चुपचाप खड़े होकर अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तबाह होता देखते रहे। पल भर में आग ने उनके मकान और सामान को जलाकर राख कर दिया। बताया गया कि इस हादसे में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर बर्बाद हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने की सलाह दी और अगले ही दिन उसका असर दिखने लगा। अहमदाबाद में नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी और गुजरात के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम होता नजर आया। जहां डॉक्टर और नर्स तो एक्शन में दिखे ही, वैक्सीन लगवाने के लिए लोग भी उत्साहित नजर आए। कई बेहद बुजुर्ग भी अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। अहमदाबाद में बना ये वैक्सीनेशन सेंटर इतना बड़ा है कि यहाँ एक ही बार में 5000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, लोगों की सहूलियत के लिए वैक्सीनेशन का समय भी बढ़ा दिया गया है। पहले जहां शाम 5 बजे तक ही कोरोना का टीका लगता था, वहां लोग अब रात के 9:30 बजे तक वैक्सीन लगवा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों को वैक्सीन की मुहिम तेज करने की सलाह दी। गुजरात में इसे पहले से लागू भी कर दिया गया है। वहीं सूरत में तो कोरोना पर काबू पाने के लिए नगर निगम ने अपनी बसें ही सड़क पर उतार दी। वहां नगर निगम की बसें शहर में जगह जगह घूमी और राह चलते लोगों की रैंडम टेस्टिंग की गई। इस मुहिम के तहत खास तौर पर दुकानदारों के एंटीजन टेस्ट पर जोर दिया जा रहा है। रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम का किरदार निभाकर घर घर मशहूर हुए अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने के बाद अरुण गोविल ने पीएम मोदी की तारीफ की। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरुण गोविल अब पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। जब बीजेपी में शामिल हो गए तो क्या माना जाए कि प्रभु श्री राम भी बीजेपी के हो गए? प्रभु श्री राम सारे विश्व के हैं। प्रभु राम बीजेपी के ही नहीं हैं, सारे विश्व के हैं। ओनली थिंग इज आपको ये समझना पड़ेगा कि वो हमारे हैं। बस बीजेपी ने समझा है कि वो हमारे हैं। बाकी लोग, कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है, उन्हें एलर्जी होती है, उन्हें भी समझना होगा। ममता बनर्जी मंच पर जब भी श्री राम के नारे लगते हैं तो ममता बनर्जी को एलर्जी हो जाती है। वो नकारात्मक जिस तरह से प्रचार होता है, मैं वही कह रहा हूँ। तो उन्हें भी मानना होगा ये राम हमारे आदर्श हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारी कर्तव्य है हमारा, जो राम ने हमें जीवन दिया है, जो राम ने हमें सिखाया है। तो हम इसे क्यों नहीं मान लेते? क्यों हम उसका विरोध करना चाहते हैं? ये राष्ट्र निर्माण के लिए घातक सिद्ध होगा उसका विरोध करना। ये देश राम का देश है। ये राम का देश है। अरुण जी, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल। चंडी पाठ हो रहा है, दुर्गा पाठ हो रहा है, क्या राम या उनके सामने आएंगे माँ दुर्गा के? देवी जो है देवी होती है। उस देवी ने सारा ब्रह्मांड निर्माण किया है। कहते हैं माँ दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निर्माण उन्होंने ही किया है। तो आमने सामने तो आने की बात ही नहीं। देवी तो सर्वोपरि होती है। दिल्ली से उत्तराखंड के टनकपुर जा रही पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार यात्री उस वक्त घबरा गए जब ट्रेन ने टनकपुर रेलवे स्टेशन से महज आधा किलोमीटर दूर पटरियों पर उल्टा दौड़ना शुरू कर दिया। आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ दौड़ते हुए ट्रेन करीब 20 किलोमीटर दूर खटीमा जाकर रुकी। इस घटना के बाद रेलवे ने सफाई दी कि किसी जानवर के ट्रेन के सामने आने की वजह से उसके इंजन में खराबी आ गई थी, जिसके बाद ट्रेन पटरियों पर उल्टा दौड़ने लगी, जिसे ऐसा दौड़ता देखकर चकरपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुछ लोग भी घबरा गए। अरे चाचा रोक लो, अरे रोको। बताया गया कि इस घटना के दौरान ट्रेन में 26 मुसाफिर सवार थे। हालांकि किसी तरह ट्रेन को रोका गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। इन बोगियों में जो यात्री थे उनको रेलवे विभाग ने यहां से रोडवेज की बस के मार्फत से भेजा है। ट्रेन में सवार यात्री इस कदर घबरा गए कि इस घटना के बाद भी वो दहशत से भरे दिखे। बच्चे साथ में थे, सब डर गए। इन्हीं ट्रेन में चलती ट्रेन से कूदे हैं। बनबसा रेलवे स्टेशन के पास भी ट्रैक पर पत्थर डालकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो उन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिनों के असम दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी सुबह करीब 10:30 बजे डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे, जहां वो एक कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी दीनाजॉय इलाके में चाय बागान के मजदूरों की रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो डुमडुमा में एक सभा करेंगे। वहीं अगले दिन राहुल गांधी की 2 रैलियां होंगी। पहली रैली जोरहाट जिले के मारियानी में और दूसरी रैली गोहपुर में होगी।
म्यांमार में सेना ने बागी जनता से निपटने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन वहां के लोग सेना के जुल्म से हार मानने को तैयार नहीं है। तख्ता पलट के खिलाफ करीब 1-1.5 महीने से चल रहे प्रदर्शनों में वहां अब तक 60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन लोकतंत्र बहाली की मांग पर वो सेना के सामने डटे हुए हैं। म्यांमार के यांगोन में जनता कई बार सेना के पैंतरों को फेल कर चुकी है और इस बार भी वहां की सेना के तेवर लोगों के सामने ढीले पड़ गए। यांगोन के कई इलाकों में हथियारबंद सेना के जवान प्रदर्शनकारियों से काफी दूर खड़े नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने भी उनसे निपटने के लिए पेट्रोल बम और गुलेल जैसे हथियारों को अपना लिया है। इस प्रदर्शन में कुछ लोग हेलमेट पहने भी नजर आए ताकि लाठियां पड़ने की सूरत में खुद को बचाया जा सके। तख्ता पलट के बाद म्यांमार की सेना कई बार वहां खून की होली खेल चुकी है, लेकिन लोगों का जोश हर बार उसके लिए नई चुनौती बनकर सामने आ रहा है। फिल्म राम सेतु की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार उत्तर प्रदेश पहुंच गए, लेकिन काम शुरू करने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम से मिलने के लिए अक्षय कुमार लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री से फिल्म के बारे में बातचीत तो की ही, साथ में दोनों के बीच उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने पर चर्चा भी हुई। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अक्षय कुमार को रामायण के बारे में कुछ बातें भी बताई, जिसे वो बेहद ध्यान से सुनते हुए नजर आए। अक्षय कुमार के साथ जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके अलावा अक्षय कुमार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में राम सेतु फिल्म की मुहूर्त पूजा भी की। महाराष्ट्र में कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन को ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेना पड़ा। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिस की टीमें जगह जगह तैनात कर दी गई। नासिक से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पुलिस उन लोगों के चालान काटती नजर आई जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था। एक मोटरसाइकिल सवार को तो पुलिस वालों ने बीच सड़क पर ही घेर लिया। बाद में उसने पुलिस के डर से मास्क तो लगा लिया, लेकिन बहस करने पर पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। एक दिन पहले करीब 150 ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई थी, जिनमें कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने भी शहर में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराना शुरू कर दिया। इस दौरान एक रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई, जहां करीब 250 लोग बिना मास्क के पकड़े गए। आरोप है कि उन लोगों ने वहां एक दूसरे से तय दूरी बनाए रखने के नियम की भी पूरी तरह अनदेखी की। उन सभी लोगों से जुर्माना वसूला गया और इसके साथ ही नियमों की धज्जियां उड़ाने पर उस रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। लोगों की इसी लापरवाही की वजह से महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कई पाबंदियां लागू कर दी गईं, क्योंकि कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं है। मुंबई के दादर इलाके से भी कुछ ऐसी ही डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, और तो और कई लोग वहां बिना मास्क के नजर आए। ये मुंबई की दादर सब्जी मंडी है और किस तरीके से जन सैलाब है यहाँ पे। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा जा रही हैं, साथ ही साथ जो है ना ही यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ना ही मास्क के साथ दिख रहे हैं। इस बीच मुंबई के पास कांदिवली इलाके में बीएमसी की कार्रवाई से नाराज होकर कुछ सब्जी बेचने वालों ने जमकर हंगामा किया। अवैध तरीके से बनी दुकानों को हटाने के बीएमसी के आदेश जारी होते ही उन्होंने अपनी सब्जियां सड़क पर फेंक दी। वहां से गुजर रही कई गाड़ियों को भी उन्होंने निशाना बनाया। बीएमसी ने भीड़ कम करने के मकसद से यह आदेश जारी किया था। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर चेतावनी दी कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो और सख्ती बरती जाएगी। हो सकता है आने वाले दिनों में जो कंटेनमेंट जोन है उसको सील किया जाए, या कंटेनमेंट जोन में हम कर्फ्यू लगा दें या नाइट कर्फ्यू लगे। कोरोना की अनदेखी करने वालों पर एक्शन लेने के साथ ही बीएमसी के कर्मचारी लोगों को जागरूक करते भी नजर आए। इस महामारी से बचने के लिए कई इलाकों में अभियान चलाया गया, लेकिन जिस तरह मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए बीएमसी ने नाइट कर्फ्यू लगाने के भी संकेत दिए हैं। लेकिन ना समझ लोग हैं कि जो नियम का पालन ही नहीं करते, उनके कारण में भी नाइट कर्फ्यू लग सकता है। एक तरफ गुजरात के कई शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके बाद राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। कई इलाकों में तो नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया है, तो वहीं कुछ नेता कोरोना नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। नवसारी में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी के कुछ नेता सरेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। नवसारी जिला पंचायत प्रमुख की नियुक्ति के बाद नेताओं ने जमकर जश्न मनाया, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद सभी कोरोना के खतरे को भूल गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, वहां मौजूद किसी ने भी मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा।
बंगाल में टिकट बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी में कुछ जगहों पर विरोध हुआ। राज्य में जहां जहां इस बात पर नाराजगी दिखी, वहां के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टिकट बांटते समय दूसरी पार्टी से आए लोगों को तवज्जो दी गई और इसी बात पर उनका गुस्सा भड़क उठा। मालदा के हरीशचंद्रपुर से मतियूर रहमान को प्रत्याशी बनाए जाने से तो बीजेपी के कार्यकर्ता इस कदर भड़के कि वो पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ करने लगे। उन्होंने नारेबाजी की और वहां मौजूद पार्टी के दूसरे लोगों से खूब बहस की, लेकिन उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और वो वहां रखी कुर्सियां उठाकर पटकने लगे। वहीं जलपाईगुड़ी सदर सीट से सौजीत सिन्हा को प्रत्याशी बनाए जाने से भी बीजेपी कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। उन्होंने वहां के पार्टी दफ्तर में लगे पोस्टर जला दिए और तोड़फोड़ की। वहीं टीएमसी से बीजेपी में आए कर्नल दीप्तांशु चौधरी को दुर्गापुर से उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ता इतना नाराज हुए कि उन्होंने वहां के पार्टी दफ्तर में ताला जड़ दिया। कोरोना वैक्सीन कम मिलने या नहीं दिए जाने के कुछ राज्यों के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई दी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अब तक राज्यों को 7.5 करोड़ से ज्यादा डोज पहुंचाए जाने का दावा किया गया और यह भी बताया गया कि राज्यों की तरफ से वैक्सीन की मांग किए जाने के बाद उन्हें वैक्सीन दी जाती है। इसलिए कुछ राज्यों की तरफ से कम वैक्सीन दिए जाने के आरोपों को मंत्रालय ने आधारहीन बताया। विदेशों में वैक्सीन भेजे जाने से जुड़े सवालों पर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई दी। मंत्रालय ने बताया कि कोवैक्स नाम के संगठन से दुनिया के 190 देश जुड़े हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। इसी संगठन की तरफ से वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को कुछ एडवांस पेमेंट किया गया था, यानी वैक्सीन बनाने में मदद करने के लिए पहले से पैसे दिए गए थे और उसी एडवांस रकम की वजह से कई देशों को वैक्सीन पहुंचाना एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है, यानी मंत्रालय के मुताबिक ऐसा वादा है जिसे कोई भी देश टाल नहीं सकता। हालांकि विदेशों में कितनी डोज पहुंचाई गई हैं और कितनी पहुंचाई जानी है, इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय के पास है। दिल्ली के लिए लोकसभा में पेश किए गए एनसीटी एक्ट पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच टकराव जारी है। इसी बीच इस मुद्दे पर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ मिला है। ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना की है। ममता ने लिखा कि केंद्र सरकार के मनमाने फैसले पर वो पूरी तरह से दिल्ली सरकार के साथ है। ममता ने केंद्र सरकार के कदम को लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाला बताया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार का कदम मुख्यमंत्री के स्तर को घटाने वाला है, साथ ही संविधान और लोकतंत्र विरोधी भी है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे की वजह से दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। एक बार फिर महामारी को फैलने से रोकने के लिए कोरोना नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है और यही वजह रही कि गाजियाबाद के सभी शॉपिंग मॉल, सिनेमा घरों और बाकी जगहों पर सख्ती बढ़ा दी गई। जब हम वहां के एक शॉपिंग मॉल में पहुंचे तो देखा कि लोगों को बिना मास्क के अंदर नहीं घुसने दिया गया। साथ ही उनके शरीर का तापमान मापने और हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद ही उन्हें एंट्री दी गई। मास्क पहनने के बाद ही लोगों की एंट्री मॉल्स में हो रही है। सभी मॉल्स में इस तरह की चेकिंग की जा रही है। गाजियाबाद प्रशासन ने भी ये साफ कर दिया कि जो भी कोरोना नियमों में ढील देता पाया जाएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। हम लोग चालान भी कर रहे हैं और उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। शॉपिंग मॉल की ही तरह सरकारी दफ्तरों में भी बिना कोताही के थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों को साफ कराने के इंतजाम किए गए। गुजरात के कई शहरों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने सख्ती और बढ़ा दी है। अहमदाबाद और सूरत में शनिवार और रविवार को सभी मॉल्स बंद रहेंगे और साथ ही अब कर्फ्यू रात 10 बजे की जगह 9 बजे से लागू होगा, जो सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके अलावा डॉक्टरों, निगम कर्मचारियों और कलेक्टर को मौजूद रहने को भी कहा गया है। इतना ही नहीं, अहमदाबाद में निगरानी रखने के लिए 200 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं। तो वहीं भीड़ भाड़ वाली इलाकों में दुकानें बंद करने को कहा गया है। आपको बता दें, आज से शुरू होने वाली परीक्षाओं की भी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब ये परीक्षाएं अप्रैल में होंगी और इसके साथ ही राज्य के 8 नगर निगमों में 10 अप्रैल तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। एक नई लहर उठी है तो सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार पूरा कदम उठाएगी, समय समय पर कदम उठाएगी और पूरी तरह से निगरानी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कर रही है। गुजरात में टेस्टिंग हमने बढ़ाए है, ट्रेसिंग भी बढ़ाया है। बंगाल के पुरुलिया में प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी के खेला होबे वाले नारे का जबरदस्त जवाब दिया।
जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बंगाल का चुनावी घमासान तेज हो रहा है। प्रधानमंत्री की पुरुलिया की रैली में तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों में उनके लिए जबरदस्त क्रेज दिखा। एक शख्स ने तो खुद को बीजेपी के रंग में रंग डाला। प्रधानमंत्री की पुरुलिया की सभा में मैदान भी खचाखच भरा दिखा और लोगों ने उनकी बातों का ताली बजाकर समर्थन किया। जनता का जोश देखकर पीएम भी गदगद नजर आया और उन्होंने उनके सामने ममता बनर्जी के खेला होबे वाले नारे का मुंहतोड़ जवाब दिया। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। पीएम ने ममता बनर्जी के नारे के बारे में बात करते हुए उन्हें शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर भी घेरा। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले स्कूल होवे, दीदी स्कूल होवे। जिसके बाद ममता बनर्जी ने मेदिनीपुर की रैली में पीएम पर पलटवार करते हुए फिर से खेला होवे नारे लगवाए। खेला होवे, खेला होवे, जेता होवे, जेता होवे। नंदीग्राम में पैर में चोट लगने के बाद ममता व्हीलचेयर पर प्रचार कर रही हैं, जबकि बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री और अमित शाह समेत योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा धुआंधार रैलियां करने में जुटे हुए हैं। स्पेन के बार्सिलोना में टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों ने वहां उबर की कैब सेवा फिर से शुरू होने के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें, 2 साल पहले फरवरी 2019 में वहां की सरकार ने उबर की कैब पर बैन लगा दिया था, लेकिन उबर के वहां दोबारा लौटने से वहां के टैक्सी ड्राइवरों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। नाराज ड्राइवरों ने अपनी टैक्सियों के साथ पूरे शहर में एक रैली निकाली। वहां की सड़कों पर टैक्सियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कई रास्तों से गुजरती हुई ये सभी टैक्सियां वहां के एक मशहूर चौराहे पर खड़ी हो गईं। इसके बाद उनमें बैठे सभी ड्राइवर नीचे उतरे और वहां इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। La situación que está viviendo el sector del taxi para sacar beneficios y entrar en una ciudad condal como Barcelona. No, porque lo que ha hecho ellos. इस प्रदर्शन की वजह से वहां के कई रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान कर दिया। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार एक तय सीमा से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बेचने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगी, जिसके लिए उन्हें कई तरह की छूट दी जाएगी। जो लोग अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैपिंग सेंटर ले जाएंगे, उन्हें गाड़ी की कीमत का लगभग 4 से 6% दाम दिया जाएगा। इसके अलावा इन लोगों को नई गाड़ी खरीदने पर भी 5% की छूट दी जाएगी। यही नहीं, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर रोड टैक्स में भी रियायत दी जाएगी। ये रियायत निजी गाड़ियों के लिए 25%, जबकि कमर्शियल व्हीकल के लिए 15% तय की गई। इसके साथ ही इन लोगों को नई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं चुकानी पड़ेगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने पर निश्चित रूप से नया एम्प्लॉयमेंट खड़ा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और इसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और प्रदूषण कम होगा। महाराष्ट्र से कोरोना पर डराने वाली खबर आई। राज्य में पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। कोरोना मरीजों का यह आंकड़ा साल 2021 में सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 58 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुंबई की बात करें तो वहां पिछले 24 घंटे में 2,877 कोरोना के मरीज मिले, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं परभणी में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी बाजार बंद रहेंगे। ये कर्फ्यू 25 मार्च तक रहेगा। तो वहीं नांदेड़ में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश भी दिया गया है। ये सभी धार्मिक स्थल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। वहीं नागपुर में पिछले 24 घंटे में करीब 3800 मरीज सामने आए, जबकि 23 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। मुंबई में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या आसमान छू रही है। जहां साल के शुरुआत में कोरोना मरीजों की संख्या 200 से 250 थी, अब वो बढ़ के 1000-1500 के पार जा रही है। इस वक्त मैं मुंबई के जुहू बीच पे खड़ी हूँ और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यहाँ कई सारे लोग इकट्ठा हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग भीड़ इकट्ठा करके खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मास्क पहनना भी सही नहीं समझा, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क पहना है तो वो बस इसी डर से पहना है क्योंकि बीएमसी ने जुहू बीच पे अपने मार्शल्स तैनात किए हैं जो इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि लोग मास्क पहने, और अगर वो मास्क नहीं पहनते तो उन्हें 200 का दंड भी दिया जाता है।
बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि 148 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में 6 प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय के, जिनमें हरिश्चंद्रपुर से मोहम्मद मतीउर रहमान और सागर दिघी से महफूजा खातून के नाम शामिल हैं, जबकि नादिया की कृष्णानगर उत्तर सीट से मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना की हावड़ा सीट से राहुल सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया। लिस्ट में गायक असीम सरकार और फुटबॉल खिलाड़ी कल्याण चौबे का भी नाम है। इसके अलावा पार्टी ने 19 महिलाओं को भी मैदान में उतारा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से दिल दहला देने वाला एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने वहां की कानून व्यवस्था की पोल पट्टी खोलकर रख दी। नए पाकिस्तान का सपना दिखाने वाले इमरान खान के देश की हालत ऐसी है कि वहां दिन दहाड़े भरे बाजार पुलिस के सामने ही एक लड़की अगवा कर ली गई और किसी ने चूं तक नहीं की। खुद पुलिस तक तमाशा देखती रही और ये पूरी वारदात सड़क से गुजर रहे एक आदमी ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली। वीडियो में करीब 1 दर्जन लोग सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी के इर्द गिर्द डेरा डाले नजर आए। उनमें कुछ के हाथों में डंडे भी दिखे। वो जबरन गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। हैरानी की बात तो यह थी कि इस दौरान पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के 2 जवान घटनास्थल पर खड़े भी नजर आए, लेकिन बस तमाशा देखने के लिए। पुलिस खड़ी देखी कुछ भी नहीं कर रही पुलिस। तभी कैमरे में वो लड़की नजर आई जिसे बदमाश गाड़ी से निकालकर जबरदस्ती अपने साथ ले जाते दिखे। लड़की किसी मामले में गवाही देने के लिए कोर्ट जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते से ही उसका अपहरण कर लिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि बदमाशों को अगवा किसी दूसरी लड़की को करना था और गलती से ये लड़की उनके हाथ लग गई। बताया गया कि बाद में गुंडे कुछ मील दूर इस लड़की को छोड़कर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक आदमी पानी की टंकी पर चढ़कर ड्रामा करने लगा। आरोप है कि इस आदमी ने 3 महीने पहले बैंक से लोन लेकर एक ई-रिक्शा खरीदा था, लेकिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से उसने इसे एक दूसरे आदमी को बेच दिया, जो अब बैंक की किस्त नहीं भर रहा। और इसी बात से नाराज होकर वो पानी की टंकी पर चढ़ गया और खुदकुशी करने की धमकी देने लगा। उसकी इस हरकत से वहां हड़कंप मच गया। टंकी के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई, जो उसे समझा बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक वो पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी जान देने की नौटंकी करता रहा। 14 किस्तें बाकी है सर, 3 किस्तें मैंने जमा की थी। कितने हजार की? सर 6500 रुपए की। ये आदमी दोबारा ऐसी हरकत ना करे, इसके लिए पुलिस अब इस मामले को सुलझाने में जुट गई। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां लागू किए जाने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। एक दिन पहले ही पूरे देश में कोरोना के 35,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, जिसे देखते हुए अहमदाबाद में सिटी बसों को बंद कर दिया गया। लेकिन नगर निगम के इस फैसले ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। काम पर निकले लोग बस स्टैंड पर इंतजार करते नजर आए। टाइम पर पहुंच नहीं पा रहे। मैच खेल गई तो कुछ नहीं किया, जब पब्लिक की बारी आती है पब्लिक पे सब है। यही नहीं, पार्क और जिम भी बंद कर दिए गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग पार्क का गेट बंद कर देख लौटते नजर आए। एक बुजुर्ग तो पार्क के बाहर ही कसरत करते दिखाई दिए। हालांकि कुछ लोगों ने इस फैसले का समर्थन भी किया। तो ये जो निर्णय है वो तो एकदम सही निर्णय है, तो ऐसा तो लेना ही चाहिए। कुछ यही हाल सूरत में भी दिखाई दिया। वहां भी शहर के अंदर चलने वाली बसों को बंद कर दिया गया। खतरे को बढ़ता देख मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी लोगों से नियमों का पालन करने और लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। एक नई लहर उठी है, तो सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। इसके अलावा वहां वैक्सीन लगाने का अभियान भी तेज कर दिया गया। मुंबई के पास वसई से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां स्कूटर पर सवार एक महिला हादसे का शिकार हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो महिला अपनी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर से स्कूटर चलाते हुए बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दी। तभी अचानक स्कूटर बेकाबू हो गया और वो सीधे सामने की दीवार से जाकर टकरा गया। स्कूटर पहले सड़क पर खड़ी एक कार से टकराया, फिर दीवार से जा भिड़ा। इस दौरान रास्ते से गुजर रही एक बच्ची और एक आदमी इस हादसे में बाल बाल बच गए। इस घटना में घायल हुई महिला को लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचा दिया गया। अमेरिका के टेनेसी में पिछले हफ्ते पुलिस की फायरिंग में हुई एक महिला की मौत के बाद अब उस घटना का एक वीडियो जारी किया गया। पुलिस ने दावा किया कि महिला के पास से ड्रग्स की खेप बरामद हुई थी और जब उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो उसने एक पुलिस वाले पर गोली चला दी, जिसके जवाब में पुलिस वाले ने भी फायरिंग की। जो वीडियो सामने आया उसमें एक पुलिस वाला गाड़ी में बैठी एक महिला पर फायरिंग करता नजर आया और उसके बाद वो खुद भी गोली लगने से जमीन पर गिर गया।
इससे पहले वो महिला को लेजर गन दिखाकर डराता रहा और उससे बंदूक छोड़ देने की बात कहता रहा, लेकिन अगले ही पल वहां ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। उस महिला और पुलिस वालों के बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। उन्होंने उसका बैग भी चेक किया, जिसके बाद वो पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगा, जिस पर वो बेकाबू हो गई और बचने के लिए भागने लगी। इसके बाद उनके बीच फायरिंग हुई और उस पुलिस वाले को भी गोली लग गई। वीडियो में यह भी दिखा कि पुलिस वाले के जमीन पर गिरने के बाद वो महिला कार लेकर वहां से फरार हो गई। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर की घटल सीट से बीजेपी उम्मीदवार शीतल कपाट पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला टीएमसी के लोगों ने किया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग डंडा लेकर दौड़ते हुए दिखाई दिए। वो बहुत गुस्से में नजर आए और उन्होंने शीतल कपाट के साथ आए लोगों से बहस करनी शुरू कर दी। वो इतने गुस्से में लग रहे थे कि मानो उनके सामने जो भी आता उसकी पिटाई हो जाती। हालांकि शीतल कपाट के साथ आए लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने के मूड में नहीं दिखे। अप्रैल 2018 में गुजरात के जामनगर में हुई किरीट जोशी की हत्या का मुख्य आरोपी लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया। पेशे से वकील किरीट जोशी गैंगस्टर जयेश पटेल के खिलाफ 100 करोड़ के जमीन घोटाले में मुकदमा लड़ रहे थे और दावा है कि इसीलिए जयेश पटेल ने उन्हें रास्ते से हटा दिया था। अप्रैल 2018 में जब किरीट अपने दफ्तर से निकल रहे थे, तब बदमाशों ने उन्हें घेर लिया था। सरेआम बदमाशों ने अधिवक्ता किरीट जोशी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी। पुलिस की जांच में पता चला कि जयेश पटेल ने ही यह हत्या करवाई थी। लंबी जांच के बाद आखिरकार जयेश पटेल भी कानून के शिकंजे में आ गया और उसके गुर्गे भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लंदन में छिपे जयेश को जामनगर की पुलिस लंबे वक्त से ट्रैक कर रही थी। आखिरकार लंदन की पुलिस की मदद से उसकी गिरफ्तारी हो गई। जामनगर पुलिस द्वारा दिए गए जयेश पटेल के लाइव लोकेशन यूके की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से शेयर किए, तब जाकर उसकी गिरफ्तारी संभव हो सकी। दूसरी तरफ किरीट जोशी की हत्या के आरोपी 3 और बदमाशों को गुजरात पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया। दिलीप ठक्कर, हार्दिक ठक्कर और जयंत गाथवी नाम के आरोपियों के चेहरों को कपड़े से ढककर पुलिस गुजरात लेकर पहुंची। अयोध्या में फिल्म राम सेतु की शुरुआत करते हुए अक्षय कुमार ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अक्षय कुमार ने अयोध्या में रामलला की पूजा कर अपनी फिल्म राम सेतु की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ फिल्म में शामिल जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी नजर आईं। इसके बाद फिल्म की पूरी टीम ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बढ़ रहे कोरोना संकट की वजह से 2 महीनों के लिए धारा 144 लगा दी गई। यही नहीं, वहां रैली और जुलूस के अलावा मेलों और सार्वजनिक होली मिलन कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी। अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती की फिल्म चेहरे का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म 9 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद ये रिया की पहली फिल्म है। जिंदगी में कुछ हासिल करना है, ऐसे नहीं, ऐसे शॉर्टकट खतरनाक साबित हो सकते हैं। ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों के इस्तेमाल में आने वाले कंबल, तकिए और चादर समेत कई चीजों की किट की मांग बेहद कम हो गई। एक बार इस्तेमाल में आने वाली ये सारी चीजें स्टेशनों पर मौजूद स्टॉल से यात्री खरीद सकते हैं, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई यात्रियों ने इसे न खरीदने के पीछे इसकी कीमत को जिम्मेदार ठहराया। 300 रुपए का सामान लेकर फेंकना शायद लोगों के लिए संभव नहीं, इसलिए इसकी सेल भी काफी कम है। रेलवे ने कोरोना के डर से ये सुविधा बंद कर दी थी। स्टेशन पर स्टॉल लगाने वाले एक दुकानदार ने भी दावा किया कि यात्रियों की इस किट में कम दिलचस्पी है। पहले सेल थी, अब इस टाइम काफी कम हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद अब उनके सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शांति की गुहार लगाई है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को बीता वक्त भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। Let me say profoundly that we are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. However, it is important to state that this choice is deliberate and based on rationality and not as a result of any pressure. यौन शोषण के आरोपी को पीड़ित से राखी बंधवाने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स के अपने पड़ोसी महिला का यौन शोषण करने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, क्योंकि उस आदेश में कहा गया था कि अगर यौन शोषण के आरोपी को जमानत चाहिए तो पीड़ित से राखी बंधवाए, उसे एक डिब्बा मिठाई देकर यह वादा करे कि वो उस महिला की हमेशा सुरक्षा करे।
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द करने के साथ ही कहा कि जजों और वकीलों में जागरूकता फैलना जरूरी है। साथ ही अदालत ने दो टूक कहा कि महिलाओं के लिए पुरानी सोच को खत्म करना होगा। स्टिकी बम से निपटने के लिए सीआरपीएफ जवानों को अलर्ट किया गया। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ ने स्टिकी बम से निपटने के लिए खास तैयारी की है। इसके तहत वहां गाड़ियों पर तलाशी अभियान बढ़ाने और जवानों को ज्यादा अलर्ट रहने को कहा गया है। स्टिकी बम यानी छोटी छोटी कई आईडी को गाड़ियों में चिपकाकर हमला किया जाता है। छोटा होने की वजह से इनको ढूंढ पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत ताकतवर होती है। हम लोग अवेयर हैं इसके लिए और आशा करते हैं कि हम भी इसमें भी सक्सेसफुल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर वकीलों को कोरोना वैक्सीन देने की मांग फिर उठाई गई। अब कोर्ट इस अर्जी पर जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की सूची की समीक्षा करेगी। अभी जरूरी सेवा से जुड़े लोगों और बुजुर्गों को ही कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। दिल्ली के डाबड़ी में एक लड़के की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को आगरा से पकड़ लिया। आरोप है कि इन्होंने पिछले रविवार को एक लड़की से दोस्ती पर हुए विवाद में इस लड़के की हत्या कर दी थी। टीम जो है आगरा गई और इसको ट्रेस कर लिया गया दोनों को और आगे लीगल कार्रवाई की जा रही है। मुंबई पुलिस ने नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में एक सिविल इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से करीब 10 लाख का नशीला पदार्थ बरामद किया गया। लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद आरोपी ने सब्जी बेचने का काम शुरू किया था और आरोप है कि इसी दौरान उसने नशीले पदार्थ की तस्करी भी शुरू कर दी थी। तो सब्जी के नाम पे ये गांजा भी लाता था। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के सभी डीएम और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में वैक्सीनेशन बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में 134 निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन केंद्र बनाने की अनुमति दी और इसके साथ ही उन्होंने सभी डीएम को अगले 3 से 4 महीने में पहले चरण में दिए जाने वाले टीके के काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबारियों पर ड्रोन की मदद से निगरानी की। उसके बाद उनके कुछ ठिकानों पर छापा भी मारा। ड्रोन से पुलिस की इस कार्रवाई की तस्वीरें भी रिकॉर्ड की गईं, जिनमें साफ दिखा कि किसी अवैध शराब कारोबारी के ठिकाने पर पुलिस की एक टीम पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। वहां प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रमों और कुछ डिब्बों में अवैध शराब और उसे बनाने का सामान को रखा गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन वहां पर बरामद किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध शराब के उस ठिकाने से एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। भारत ने चौथे T20 में इंग्लैंड को 8 रनों से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड को T20 सीरीज के चौथे मैच में 8 रनों से हरा दिया। भारत की इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। टीएमसी उम्मीदवार विवेक गुप्ता आज ईडी के सामने पेश होंगे। विवेक गुप्ता को ईडी ने नोटिस भेजकर शारदा घोटाला मामले में बयान दर्ज करवाने को कहा था। पटना में मास्क अभियान तेज कर दिया गया और वहां कुछ लोगों के 50 रुपए के चालान काटे गए। इतना ही नहीं, चालान काटने के बाद इन्हें मास्क भी दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बांदीपुरा में सेना की तरफ से चाय पर गुफ्तगू नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां के लोगों ने सेना के साथ अपनी समस्याएं और सुझाव साझा किए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रशासन ने रात 10 से सुबह 6 तक लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी ने अजान से नींद में खलल को लेकर डीएम प्रयागराज को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में खुले में रखे हुए देसी बम बरामद होने से सनसनी फैल गई। एक दिन पहले ही न्यूज 18 ने ऑपरेशन ब्लास्ट दिखाया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में हमने दिखाया था कि कैसे बंगाल चुनाव में देसी बम बनाने के अवैध कारखाने खुलेआम चल रहे हैं, जिस पर अगले ही दिन मोहर लग गई जब मुर्शिदाबाद में एक प्लास्टिक के डिब्बे में बम बरामद किया गया। जमीन में गड्ढा खोदकर इस डिब्बे को रखा गया था। बाद में पुलिस और सुरक्षा बल ने पहुंचकर बम को निष्क्रिय किया। कुछ ऐसा ही बम मुर्शिदाबाद में ही एक बाल्टी में रखा हुआ मिला। दूर से देखने पर ऐसा ही लग रहा था जैसे बाल्टी में पानी रखा हो, लेकिन पानी के बीच बम रखा देखकर सबके होश उड़ गए। सुरक्षा बल की टीम ने बाद में इस बम को भी निष्क्रिय कर दिया। ऑपरेशन ब्लास्ट में न्यूज 18 की टीम बमों के एक अवैध कारखाने में पहुंची थी, जहां देसी बम बना रहे लोगों ने बताया था कि चुनाव या दंगों के वक्त उनके पास बमों के ऑर्डर आने लगते हैं। तो ये क्या इलेक्शन के दौरान ही ऑर्डर मिलता है या साल भर आपका लोग का काम चलता है? नहीं सर, আমাদের এটা বছরে ইলেকশনে পড়লে চাই কোনো জায়গা দঙ্গা ফঙ্গা হলে আমাদের ऑर्डर आते हैं। अच्छा, मतलब इलेक्शन के दौरान भी, इसके अलावा अगर कहीं कोई दंगा कराना होता है तो भी? हाँ सर, हाँ सर।
जिस वक्त न्यूज 18 पर यह स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बम फेंके गए। अज्ञात लोग बम फेंककर फरार हो गए। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चुनाव में बम माफिया के सक्रिय होने की बात पर मोहर जरूर लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में बम फेंके जाने की घटना का जिक्र किया और तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव के दौरान हिंसा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। 24 उत्तर परगना में कई जगहों पर बमबाजी हुई है, बम फेंके गए। प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि जानबूझकर हिंसा से जुड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती। क्राइम है, क्रिमिनल है, लेकिन जेल में नहीं है। माफिया है, घुसपैठिए हैं, लेकिन खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन टीएमसी ने बीजेपी पर ही हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। बीजेपी का जो लीडर है उसको बारे में हमको पता है, जो ये सब बम बंदूक लेके पार्टी करते हैं। हम लोग तो पेन से काम करते हैं, हम लोग तो बम के बारे में नहीं जानते हैं। बीजेपी ने ऑपरेशन ब्लास्ट के बाद चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की। जहां जहां बम बनाया जा रहा है, जहां जहां गोली बंदूक का खरीदारी हो रहा है, सभी जगह चुनाव को बस दे रहे हैं। अभी देखते हैं चुनाव कितना कर पाते। दूसरी तरफ सीआरपीएफ ने भी अपनी टीमों को बम मिलने की घटनाओं के बाद सतर्क कर दिया है।